नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मैं आपका संजय सर आपके सामने आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स लेकर आए हैं बच्चों। और आपके यूपीएससी 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो भी पीटी का एग्ज़ाम अभी डिक्लेयर हुआ है अक्टूबर मंथ में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, और आज का जो कोर्स है बच्चों वो आपका है लोक नृत्य। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहता ही रहता है। ठीक है, ये कल्चर का पोर्शन है बच्चों। ठीक है, और इसको आप जीएस में भी रख सकते हैं, कल्चर में भी रख सकते हैं। ठीक, तो ये सेगमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग जुड़ जाएं क्लास से तुरंत। जो है सभी लोग क्लास से जुड़े बच्चों, जो है सभी शेयर एंड लाइक कर लीजिए। जो है चलिए फटाफट जुड़ने की कोशिश करिए। स्वाति जी, रजत जी अभी मैं बात करता हूँ, बताता हूँ आपको। विवेक कुशवाहा जी, सुमन जी, सबको हमारी तरफ से गुड आफ्टरनून बच्चों। सबको हमारी तरफ से गुड आफ्टरनून। स्वाति जी, सुमन जी, प्रिया जी, चलिए आप लोग शेयर एंड लाइक कर दीजिए कम से कम, जो है संख्या ताकि बढ़ सके बच्चों की। हाँ, शेयर एंड लाइक करते रहिए। चलिए, तो आज आपका जो कोर्स है या आज का जो क्लास है हमारा, वो भारतीय लोक नृत्य पर। आज का क्लास बच्चों भारतीय लोक नृत्य। कल की क्लास में हमने इस पर थोड़ी सी चर्चा किया था कि लोक नृत्य क्या है। इसकी चर्चा कल हमने किया था, क्योंकि कल की क्लास आपका जो है ठीक शास्त्रीय नृत्य पर था, जैसे भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कल इन नृत्यों की बात की गई थी। और उसी के साथ साथ हमने इसको भी बताया था कि हम एक क्लास जो है इस पर लेंगे। ठीक, तो भारतीय लोक नृत्य की चर्चा हम करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि किस राज्य में कौन सा लोक नृत्य प्रचलन में है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा बहुत उसको भी देखा जाएगा। जैसे सामान्य तौर पर आप देखिए तो घूमर हुआ, डांडिया रास है, तरंग मेल है, गरबा है, छऊ है, ये इस तरह के जो नृत्य हैं आपके जो स्टेट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, इनकी अपनी अलग एक लोकल विशेषता होती है। तो इनके नाम को कई बार पूछा गया है। ठीक, क्योंकि ये हमारी कहीं न कहीं एक सांस्कृतिक विरासत है बच्चों। ठीक, जो आने वाली जो हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या की गई है, संरक्षित की गई हैं, जो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम इनको क्या करें, संरक्षित करें। तो इसलिए इतिहास में एक महत्वपूर्ण रोल बनता है इनका, भारतीय लोक नृत्य का। तो आज हमारी पूरी जो क्लास होगी वो इसी पर डिपेंड होगी और हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग जो लोक नृत्य हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है और वो क्यों प्रचलित हैं, या किस अवसर पर या किस वर्ग के द्वारा इनका प्रचलन किया जाता है। ठीक है, तो इसी बात पर चर्चा होगी बच्चों। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज हम आपको एक क्लास हमारा होगा आपके सब्सक्रिप्शन पर। ठीक है, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं आपके लिए यूज़फुल हो सकता हूँ, या आप मुझसे कैसे जुड़े या क्यों जुड़े। भाई आप क्यों जुड़े हमसे, इस पर भी एक प्रश्न होना चाहिए कि आप क्यों हमसे जुड़ें। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर आज एक क्लास हम उस पर लेंगे सब्सक्रिप्शन पर, कि आप इस समय आपके लिए क्या एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्या ये सबसे बेटर टाइम है ये जहां पर आपको क्लास ज्वाइन करना चाहिए या सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो क्लास अभी हम इस क्लास के बाद लेंगे बच्चों। ठीक है, तो अभी आपके लिए हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है भारतीय लोक नृत्य। ठीक है, तो सभी लोग वहाँ पर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पर हम सबकी आज बेसिक समस्याएं जो भी हैं, जिस तरह के आपकी थिंकिंग है उससे भी हम रूबरू होंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या किस तरह की प्रिपरेशन चाहते हैं, क्या वीकनेस है आपकी, ठीक, क्या कन्फ्यूजन है आपका सब्सक्रिप्शन लेने में, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी डाउट में हैं। जैसे अभी एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ऑप्शनल की क्लास स्टार्ट हो रही है जीएस की, तो मैं बेटा आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ कि 15 जून से जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 15 जून से जो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, इस मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पर जो कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है ये जीएस और मेंस जीएस और ऑप्शनल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, ये जीएस और ऑप्शनल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक, हाँ, ऑप्शनल के कुछ सेक्शन
इसमें एक्स्ट्रा पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, उसको हम स्पेशल क्लास के थ्रू आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, वो स्पेशल क्लास के थ्रू चला जाएगा। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट होगी, ठीक, और यहाँ पर हम दोनों के लिए अलग करेंगे, यहाँ पर जीएस के लिए अलग होगा और ऑप्शनल के लिए अलग होगा, ठीक है। तो ये आप क्लियर रहिए कि यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, चाहे आप ऑप्शनल के हों चाहे आप जीएस के हों, ठीक। ऑप्शनल का जो सेक्शन मॉडर्न हिस्ट्री में एडिशनल है उसे हम स्पेशल क्लास के थ्रू आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जस्ट इसके बाद जो है, तो वहाँ पर जीएस के लिए अलग सेक्शन होगा और ऑप्शनल के लिए अलग होगा, ठीक, क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री ऑप्शनल में डिटेल से है, जीएस में उतना सेगमेंट नहीं है जितना ऑप्शनल में दिखाई देता है। तो आप बेहिचक बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। रही बात हमारी जो है, तो वो हम अभी बात करेंगे कि आप हमसे क्यों जुड़े, आपका क्या बेनिफिट हो सकता है या हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है आपसे जुड़ने का। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे हम एक क्लास में आज। तो चलिए आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं और बहुत ही मज़ेदार क्लास होने जा रही है आज की, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एक तरह से कहिए तो नॉलेजफुल क्लास होगी आज, ठीक। और आपको बहुत सारी चीज़ें आज याद करना पड़ेगी क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत किया है आपको पढ़ाने के लिए, हमें भी बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप चूँकि छोटे बच्चे तो हो नहीं, सारी चीज़ें आप समझते होंगे कि हमें कितना हार्डवर्क करना पड़ता है आपके सामने आने के लिए, और होना भी यही चाहिए क्योंकि जब आप कंप्लीट प्रिपरेशन के थ्रू आप आते हैं तो एक कंप्लीट तैयारी भी सामने वाले को दे पाते हैं, और यही होना भी चाहिए किसी भी टीचर या किसी भी एजुकेटर के लिए। सबसे ज़रूरी जो होता है वो होता है स्टडी, कंटिन्यू स्टडी होनी चाहिए, ठीक। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं वो हमेशा आपके सामने दिखना चाहिए कि नहीं हमारे में भी कुछ एडिशनल दिख रहा है, आपको कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है, ठीक। और यही सबसे बड़ा गुण होता है टीचर का बच्चों, और मैं हमेशा इस प्रयास में रहता हूं कि आपके लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊं। और आपने देखा होगा कि मैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने अधिकतम फैक्ट या कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश करता हूं, ठीक है, उतना मैं देता हूं। बट अगर हमारी एक नॉलेज की डेप्थ को अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको जुड़ना होगा मेंस में, क्योंकि वहाँ मज़ा आता है, वहाँ पर एक अलग तरह का एंजॉय होता है, वहाँ पर एक भटकने का एक माने भटकने की फ्रीडम होती है कि आप किसी कोर्स में या किसी टॉपिक में पूरी तरह से भटक सकते हो, डेप्थ में जा सकते हो। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर आप एक लिमिट में बंधे होते हो कि नहीं 1 घंटे में हमें इस टॉपिक को फिनिश करना है। आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं देना है ताकि आप पे एक लोड ओवरबर्डन ना हो, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रयास होता है क्योंकि बिना एक बेहतर रणनीति के आप कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते। तो मैं अपनी तरफ से ये प्रयास करता हूँ कि नहीं आपको जो भी दूँ वो यूजफुल हो, एडिशनल ना हो। बाकी जानकारियाँ तो बहुत हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लोक नृत्य, लोक नृत्य, लोक नृत्य, ठीक है। यहां पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि लोक नृत्य, लोक माने क्या होता है? आम जनता। लोक माने जनता, नृत्य माने नृत्य, यानी आम जनता। आम जनता की जब आप बात करते हो तो क्या इसमें राजा महाराजा या इलिट वर्ग आता है? शायद नहीं आता, क्योंकि वो आम जनता के वर्ग में शामिल नहीं है। उसे आप आम आदमी नहीं कह सकते। आम आदमी का मतलब आप अपने सेंस में समझते होंगे, ठीक है। एक मिडिल क्लास, लोअर वर्ग या ग्रामीण क्षेत्र या जो भी उसकी परिभाषा आप समझ सके, तो आम जनता का मतलब होता है कि जो मिडिल क्लास से लेकर लोअर वर्ग होता है या ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवास करता है। तो कहा जाता है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में या आम जनता के बीच जो प्रचलित कहानियां थी, जो कथाएं थी, जो किंवदंतियां थी, जब उनको एक नृत्य के माध्यम से प्रस्तुतिकरण दिया जाने लगा, तब आपके लोक नृत्य का क्या होता है? विकास होता है। जैसे फिल्म होती है, फिल्म आपने देखा होगा। फिल्म कोई एक कहानी होती है, उसे अलग अलग एक्टर या एक्ट्रेस के द्वारा या पात्रों के द्वारा उसे क्या किया जाता है? फिल्माया जाता है या उसे प्रस्तुतिकरण किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और उसमें आपने देखा होगा कि गाने के माध्यम से नायक नायिका के बीच जो वैचारिक तनाव हो या वैचारिक जो प्रेम पैदा होता है, या आप उसको श्रृंगार रस कह सकते हैं, संयोग श्रृंगार रस, उसको भी एक संगीत के माध्यम से क्या होता है? अभिव्यक्त किया जाता है। और उस संगीत के साथ नृत्य का भी क्या होता है? जुड़ा रहता है, नृत्य भी जुड़ा रहता है। तो ओवरऑल कल की क्लास में आपने इतना तो समझा होगा कि नृत्य क्या है?
नृत्य जो है आंतरिक जो भावनाएं हैं, हमारी जो आंतरिक मनोविचार हैं, उसको अभिव्यक्त करने का एक क्या है, एक माध्यम है। ठीक है, और यह जो आंतरिक विचार है ये भावों से व्यक्त होता है, रसों से व्यक्त होता है। रस कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के हैं। लेकिन जो लोक नृत्य है, लोक नृत्य में क्षेत्रीय भावनाओं को व्यक्त किया गया है। जो क्षेत्रीय किंवदंतियां, कहानियां, नाटक थे, उनको नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करना या उनका प्रस्तुतिकरण जो है वही क्या है, लोक नृत्य है। लोक नृत्य का मतलब बच्चों जो आम जनता में प्रचलन में हो। और आप देखेंगे कि लोक नृत्य जो है, अधिकतम लोक नृत्य जो है वो जनजातीय समाज के द्वारा संचालित किए गए हैं। और आज भी जनजातीय समाज में वो कहीं न कहीं क्या है, सुरक्षित हैं। लेकिन उन पर खतरा है उनके पतन का। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोक नृत्य मैं आपको बताऊंगा, जैसे छऊ को ले लीजिए। छऊ एक लोक नृत्य है, उसको यूनेस्को ने कहीं न कहीं विरासत सूची में क्या किया है, शामिल कर दिया है, ताकि वो क्या रहे, सुरक्षित या संरक्षित रहे। ठीक, बस उसको बचाया जा सके कि ये हमारे जनजातीय समाज की एक विशेषता है या हमारे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की ये विशेषता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जिस तरह से आपके समाज का संस्कृतिकरण हो रहा है, उस तरह से आपकी जो प्राचीन विशेषताएं थी उनका विलोपन भी हो रहा है। बात समझ रहे हैं? संस्कृतिकरण का मतलब होता है, इसका सबसे बेहतर परिभाषा बच्चों श्रीनिवासन साहब ने दिया है कि संस्कृतिकरण क्या होता है। संस्कृतिकरण का मतलब होता है कि जब कोई वर्ग या समुदाय अपनी ही मूल विशेषता का मतलब होता है, जैसे कोई भी समुदाय आप ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी एक बिरादरी, एक समुदाय, एक जात को ले लीजिए। अगर वह समुदाय जिन विशेषताओं का निर्वहन वर्तमान में कर रहा है, आर्थिक उन्नति होने के बाद अगर वह समुदाय अपनी इन विशेषताओं को छोड़कर अपने से कुलीन वर्ग के विशेषताओं को, यानी जिनको अपने से ऊपर मानता है, जिनको अपनी विशेषताओं से बेहतर विशेषताएं मानता है, जिन विशेषताओं को वह यह मानता है कि अगर हम इन विशेषताओं को अपनाएं तो हम जो है एक बेहतर समुदाय से जुड़ेंगे या हमारा सामाजिक जो स्तर है वो उठ जाएगा। तो जब आप अपनी ही सामाजिक विशेषताओं का परित्याग करके किसी उच्च वर्ग की विशेषताओं को अपनाते हैं तो उसी को संस्कृतिकरण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे सपोज करिए कि कोई एक हरिजन समुदाय का वर्ग है। अब हरिजन समुदाय वर्ग को ये लगता है कि नहीं, क्षत्रिय वर्ग या ब्राह्मण वर्ग की सामाजिक परंपराओं को अगर हम अपना लें तो हमारा जो सामाजिक स्तर है वो उठ जाएगा। लेकिन इसके लिए उनको क्या करना होगा, इसके लिए उनको अपने ही वर्ग की विशेषताओं का परित्याग करना होगा। यानी अपने समुदाय में रहते हुए जो उनके समाज की जो परंपराएं हैं, जो उनके समाज की विशेषताएं हैं, उनको छोड़ना होगा, तभी संस्कृतिकरण माना जाता है। तो ये 2 चीजें संस्कृतिकरण में होती हैं। पहली ये कि अपने से उच्च समुदाय या वर्ग की विशेषताओं को आप अपनाते हैं। दूसरा ये कि अपनी ही मूल विशेषताओं का आप क्या करते हैं, परित्याग करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? देखिए, आपकी प्रेजेंटेशन को देखकर पता नहीं क्यों मुझे तकलीफ होती है कि आपकी संख्या इतनी कम क्यों है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग कोशिश करते रहिए अपने और लोगों को जोड़ने की। मुकेश जी, आशीष जी, चलिए। तो उसी तरह हम जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोक नृत्य देखते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं, शुरू करते हैं किससे, छऊ से। एक एक लोक नृत्य देखते रहिए। छऊ, छऊ माने क्या होता है? छऊ माने होता है छाया। छऊ माने क्या होता है? छाया। यहां छाया से तात्पर्य किससे है? परछाई से। छाया से तात्पर्य किससे है? परछाई से। परछाई जानते हैं? परछाई आपको समझ में आ रही होगी। यानी जैसे आप अगर खड़े होते हैं, ठीक है, चाहे सूर्य मॉर्निंग का हो या इवनिंग का हो, आप जब खड़े होते हैं तो आपके बगल आपकी एक जो छवि बनती है, छवि मतलब चित्र, उसी को क्या कहते हैं? परछाई कहते हैं। ठीक है, देखिए, तो कहा जाता है ये जो लोक नृत्य है बच्चों, ये आपके उड़ीसा, झारखंड और बंगाल में क्या है? प्रचलित है। यानी इसका जो विस्तार है वो किन क्षेत्रों में है? उड़ीसा, झारखंड और बंगाल क्षेत्रों में प्रचलित है छऊ नृत्य। ठीक, और छऊ नृत्य की जो सबसे खास बात है कि इस नृत्य में मुखौटे का प्रदर्शन किया जाता है। किसका? मुखौटे का। मुखौटा लगाया जाता है। ठीक है, मुखौटा लगाया जाता है। जो नर्तक होता है, ठीक,
जो नर्तक होता है वो सिर पे मुकुट और चेहरे पे मुखौटा लगाए रहता है, ठीक, इसीलिए इसको हम मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, इसीलिए इसको हम मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। और कहा जाता है कि मुखौटा लगाने की जो परंपरा है वह सामान्यतः आपको युद्ध में दिखाई देती है, ठीक है, इसीलिए हम इसको युद्ध नृत्य भी कहते हैं, इसीलिए हम इसको युद्ध नृत्य भी कहते हैं। आपने युद्ध देखा होगा जहाँ पर जो सेनापति होता है या जो सेना होती है वो सर पे या चेहरे पे कुछ लगाए रहते हैं, ठीक है। तो युद्धों में चूंकि मुखौटे का उपयोग किया जाता है और यहाँ पर इस नृत्य में मुखौटे का उपयोग किया जा रहा है, इसीलिए इसको हम दो अन्य नामों से भी जानते हैं, मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। और यह जो है 3 क्षेत्रों में प्रचलित है बच्चों, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल, ठीक है। तो चलिए, कहा जाता है कि उड़ीसा, झारखंड और बंगाल में यह किन नामों से प्रचलित है, वहाँ पर इसके क्या नाम है, क्या तीनों क्षेत्रों में मुखौटे का उपयोग किया जाता है या तीनों क्षेत्रों में उपयोग नहीं किया जाता है, उसकी बात भी हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कहा जाता है जो आपका उड़ीसा है, उड़ीसा में इसे हम मयूरभंज, उड़ीसा में इसे मयूरभंज छऊ कहते हैं, उड़ीसा में इसे हम मयूरभंज छऊ कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर मुखौटा उपयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा में जो छऊ नृत्य प्रचलन में है यहाँ पर मुखौटे का उपयोग नहीं होता है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है, जैसे स्टेट कमीशन में बच्चों अक्सर पूछा जाता है कि छऊ कहाँ का नृत्य है, तो स्टेट कमीशन में सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेगा कि छऊ कहाँ का नृत्य है, लेकिन यूपीएससी इसमें कथन कारण से या स्टेटमेंट को माने 2 स्टेटमेंट में इसे पूछ सकता है कि छऊ जो है इन 3 क्षेत्रों में प्रचलित एक नृत्य है, ठीक। और ये भी पूछ सकता है कि मयूरभंज में यह मुखौटा नृत्य नहीं है, ये भी दूसरा स्टेटमेंट दे सकता है और ये कह सकता है कि 1-2 सही या 2-3 सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला देखिए, कहा जाता है सरायकेला नृत्य, झारखंड में इसे हम क्या कहते हैं, झारखंड में बच्चों इसे कहा जाता है कि सरायकेला नृत्य, सरायकेला छऊ, ठीक है। तो यहाँ पर मुखौटे का उपयोग होता है, यहाँ पर मुखौटे का उपयोग किया जाता है, ठीक। और जो बंगाल में है, जो बंगाल में प्रचलित नृत्य है बच्चों, उसमें भी मुखौटे का उपयोग किया जाता है, जिसको पुरुलिया एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। पुरुलिया बंगाल का क्या है, एक जिला है, जहाँ पर ये विशेष रूप से प्रचलन में दिखाई देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बंगाल में इसे हम पुरुलिया नृत्य कहते हैं, बंगाल में इसे क्या कहते हैं, पुरुलिया, बंगाल में इसे बच्चों पुरुलिया नृत्य कहा जाता है या पुरुलिया छऊ कहा जाता है, ठीक है। तो ये छऊ नृत्य जो है 3 क्षेत्रों में प्रचलित है और 3 क्षेत्रों में अलग अलग नामों से प्रचलित है, जिनमें एक जो है विशेषता थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है सरायकेला, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको कि वर्तमान में छऊ नृत्य का धीरे धीरे क्या हो रहा है, कहा जाता है कि बंगाल का और झारखंड, उड़ीसा, इन क्षेत्रों का धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो जैसे जैसे सामाजिक स्तरीकरण इनका ऊंचा हो रहा है, वैसे वैसे ये जो पारंपरिक विशेषताएं हैं उनका कहीं न कहीं विलोपन हो रहा है। इनको 2010 में, छऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल कर दिया है, ठीक। तो इसको संरक्षित करने के लिए यूनेस्को द्वारा इसे विरासत सूची में क्या किया गया, शामिल कर दिया गया है। अब ये बच्चों विरासत सूची में क्या है, शामिल है। तो ये हो गई आपके छऊ नृत्य की जानकारी और मुझे उम्मीद है इतना आपके लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। इतना आपके लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा, ठीक। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम जो है, अगला है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है वो है गरबा, ठीक है। गरबा को आप जानते हैं बच्चों, गरबा ये गुजरात में प्रचलित लोक नृत्य है। गरबा ये गुजरात में प्रचलित लोक नृत्य है। ये कहाँ प्रचलित है, गुजरात। गरबा जो होता है बच्चों गुजरात में, ये बहुत ही फेमस नृत्य है गुजरात का।
ये वहाँ पर नवरात्र के अवसर पर, फिर माने नवरात्र के अवसर पर जो है संपादित किया जाता है। और यहाँ पर जो गरबा शब्द है, अगर गरबा शब्द की व्याख्या करें तो कहा जाता है गरबा शब्द का अर्थ होता है गर्भद्वीप। इसका जो अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका बच्चों शाब्दिक अर्थ जो है वो है गर्भ नृत्य। ठीक है, इसको गर्भद्वीप भी कहते हैं। ठीक, कहा जाता है कि ये आपके नवरात्र के पर्व पर क्या किया जाता है, प्रचलन में लाया जाता है। ठीक, यानी नवरात्र के पर्व पर इसे, किस पर्व पर, नवरात्र के पर्व पर। तो कैसे इसे किया जाता है, कैसे इसे संपादित किया जाता है गरबा, तो कहते हैं कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है गर्भद्वीप, गर्भ नृत्य भी कहते हैं, लेकिन गर्भद्वीप आप नोट करिएगा, गर्भद्वीप। कहते हैं कि नवरात्र के अवसर पर क्या किया जाता है कि यहाँ की महिलाओं के द्वारा ऐसे दीपक बनाए जाते हैं, ऐसे दीपक बनते हैं जो छिद्रयुक्त हो, जो क्या हो, छिद्रयुक्त हो, छिद्रयुक्त हो, और इसमें दीप जला के वो सामूहिक रूप से नृत्य का संपादन किया जाता है नवरात्र के अवसर पर, जिसे क्या कहते हैं, गरबा कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये गुजरात में नवरात्र के अवसर पर महिलाओं के द्वारा समूह में छिद्रयुक्त दियों को जलाकर गोल गोल घूमकर समूह में गोल गोल घूमकर जो नृत्य संपादित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, गरबा नृत्य कहते हैं। इसमें इनका जो पहनावा होता है वो भी काफ़ी रंगीन होता है, काफ़ी विशेषता युक्त होता है। तो पहनावे का भी अपना एक महत्व हमें इस गरबा नृत्य में दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, कहा जाता है कि गुजरात में ही एक और नृत्य है जिसे आप कहते हो डांडिया रास। क्या कहते हो बच्चों, डांडिया रास। इसका प्रचलन भी कहाँ पर है, गुजरात में है। डांडिया माने क्या होता है, डांडिया माने होता है डंडा। डांडिया माने क्या होता है बच्चों, डंडा। इसमें मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं, इसमें पुरुष एवं महिला दोनों भाग लेते हैं। कहा जाता है कि इसमें एक पॉलिशदार डंडा होता है बच्चों, इसमें एक पॉलिशदार क्या होता है, डंडा होता है। ये जो पॉलिशदार डंडा है ये किसका प्रतीक है, तो ये माना जाता है कि ये जो है दो लोगों के बीच माता दुर्गा, दो लोगों के बीच माता दुर्गा एवं महिषासुर जो राक्षस है जिसका वध माता दुर्गा ने किया था, कहा जाता है कि ये महिषासुर और माता दुर्गा के बीच एक प्रतिस्पर्धा का क्या है, प्रतीक है। ठीक, तो ये दुर्गा और महिषासुर माता देवी के, माता दुर्गा के बीच एक प्रतिस्पर्धा का क्या है, प्रतीक है। पॉलिशदार जो डंडा है, जो दंड है जिसके ये डांस किया जाता है महिला और पुरुषों के द्वारा, जिसे आप डांडिया रास कहते हैं। ठीक, इसका जो प्रचलन है वो इसलिए है कि माता दुर्गा ने इसी डंडे से महिषासुर को क्या किया था, उन्होंने दंड दिया था। दोनों के बीच एक प्रतिस्पर्धा का यह क्या है, प्रतीक है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही बच्चों? दीपशिखा जी गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए, मैं आप लोगों से ये जानना चाह रहा था कि क्या मेरी बात समझ में आई? बेटा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि संख्या में इतनी कमी क्यों हो रही है इस समय जो है? संख्या में आप लोगों को लिंक जाता है कि नहीं? बच्चों, आप लोग ये बताएं कि लिंक पहुंचता है? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि एक नृत्य है तरंग मेल। तरंग मेल बच्चों ये छोटा सा नृत्य है। ठीक है, तरंग मेल
इसको सब नोट करते जाइएगा आप लोग। देखिए ये तरंग मेल जो है आपके दक्षिणी महाराष्ट्र बच्चों एवं गोवा, मूल रूप से अगर एक स्टेट आपको चुनना है तो आप गोवा को चुनेंगे। ठीक, आपको ये पता है कि इन दोनों के बीच ही, दक्षिणी महाराष्ट्र से और गोवा के बीच एक तट है जिसे कहते हैं कोंकण तट। कोंकण तट, कोंकण तट पर यानी कोंकण क्षेत्र में प्रचलित यह एक नृत्य है जो दशहरे के अवसर पर मेल एवं फीमेल यानी पुरुष और महिला दोनों के द्वारा संपादित किया जाता है। पुरुष एवं महिला दोनों के द्वारा संपादित किया जाता है। ठीक, तो तरंग मेल ये कोंकण क्षेत्र में, तो कोंकण क्षेत्र आप जानते हैं ये दक्षिणी महाराष्ट्र से शुरू होता है बच्चों और आपके गोवा तक जाता है, तो इन दोनों क्षेत्रों में। लेकिन अगर एक स्टेट आपको चुनना हो कि एक स्टेट कौन सा है, अगर विकल्प में दोनों दिया रहे तो आप गोवा का चुनाव करिएगा। ठीक है, किसका चुनाव करेंगे? गोवा का। तो तरंग मेल कहाँ से है? गोवा से है। ठीक है, तरंग मेल बच्चों कहाँ से है? गोवा से है। अब देखिए इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य ये पूछा गया है आपके यूपीएससी में। कालबेलिया ये एक जनजाति नृत्य है बच्चों। कालबेलिया एक जनजाति नृत्य है और ये स्टेट की अगर हम बात करें तो ये कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है, ये राजस्थान का है। कहा जाता है कि राजस्थान में सपेरों की एक जनजाति है, सपेरों की जनजाति है। ठीक है, और सपेरों की जनजाति के द्वारा यह नृत्य संपादित किया जाता है। इस नृत्य में बीन का बड़ा अहम रोल होता है। बीन, और ये बीन एक वाद्य यंत्र है जो सपेरे के द्वारा बजाई जाती है। इस कालबेलिया नृत्य को भी यूनेस्को द्वारा कहा जाता है, इस नृत्य को भी यूनेस्को द्वारा उसी वर्ष जिस वर्ष छऊ नृत्य को यानी 2010 में ही इसे विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसे विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसे बच्चों विरासत सूची में शामिल किया गया किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? यूनेस्को के द्वारा इसे विरासत सूची में शामिल किया गया। कालबेलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो ये हुआ कालबेलिया। अब आते हैं हम एक छोटा सा नृत्य है जिसे कहा जाता है भांगड़ा या गिद्दा। ठीक है, भांगड़ा या गिद्दा कहाँ का है? इसको आगे बढ़े हम, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भांगड़ा या गिद्दा ये पंजाब क्षेत्र में प्रचलित है बच्चों। ये कहाँ प्रचलित है? पंजाब क्षेत्र में। अब देखो कहा जाता है यह जो है एक उत्तेजित नृत्य है, इसे एक हम उत्तेजित नृत्य मानते हैं। उत्तेजित नृत्य कैसे? कहा जाता है कि भांगड़ा जो होता है वो म्यूजिक पे डिपेंड करता है। ठीक है, म्यूजिक अभी वर्तमान में क्या है कि अब चूंकि आधुनिक समाज में बहुत सारे ऐसे म्यूजिक आ चुके हैं जो बहुत बेहतर कहीं न कहीं धुन या ताल को पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम परंपरागत म्यूजिक की बात करें तो उस समय परंपरागत जो वाद्य यंत्र थे, वाद्य यंत्रों की बात करें तो तबला हुआ करता था। ठीक, या जो भी बीड़ा थे, बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र थे। तो जो गिद्दा है या जो भांगड़ा नृत्य है ये तबले की तान पर डिपेंड करता था। तबले की स्पीड यानी देखिए ध्यान समझिए, यानी तबले का जो धुन है यानी तबले बजाने वाला जो तबला बजाता है वो जितना बेहतर, जितना स्पीड में तबला बजाता जाएगा उतना ही यह नृत्य क्या होता जाता है? उत्तेजित होता जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं? भांगड़ा। तो इसमें क्या होता है? जो ढोल बजाने वाला होता है, जो तबला बजाने वाला होता है, उसका भी बड़ा अहम रोल होता है। ठीक, और मूल रूप से अगर हम कहें तो ये महिलाओं का नृत्य हुआ करता था। ये किसका नृत्य था? महिला का नृत्य होता था। ठीक है, तो इसमें खास तौर से इसमें वाद्य यंत्र का बड़ा अहम रोल हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देखना कि ये एक ऐसा नृत्य है जो कहीं न कहीं वाद्य यंत्रों पर भी बेहद डिपेंड करता है। ठीक है, इसका एक अपना अहम रोल है। इसके बाद देखिए एक नृत्य है घूमर।
एक नृत्य है घूमर बच्चों। घूमर जो है वो छूट गया बताने से हमें। घूमर, देखिए घूमर और झूमर दोनों अलग अलग हैं। झूमर जो है वो उड़ीसा का है, घूमर जो है ये राजस्थान का है। तो घूमर, घूमर और झूमर दोनों में डिफरेंस है। घूमर जो है ये बच्चों आपके भील जनजात द्वारा कहा जाता है कि घूमर जो है ये राजस्थान में, घूमर जो है ये राजस्थान में भील जनजात, राजस्थान में भील जनजात की महिलाओं द्वारा, भील जनजात की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, भील जनजात की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और जो झूमर है, झूमर जो है ये उड़ीसा में है। झूमर, झूमर बच्चों कहाँ है? ये उड़ीसा में है। दोनों को एक साथ देखिए, ठीक है, घूमर और झूमर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका जो कन्फ्यूजन है वो नहीं होगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, झूमर पंजाब में भी है। झूमर जो है ये उड़ीसा के साथ साथ ये पंजाब में भी है। और कहा जाता है कि पंजाब में सिखों में एक जनजाति है कहा जाता है कि पंजाब में जो झूमर प्रचलित है ये वहाँ की सिख जनजात के द्वारा, या सिख जात कहिए, या सिखों की एक जनजात है, उसके द्वारा ये फसल कटाई के अवसर पर, फसल कटाई के अवसर पर, फसल कटाई पर संपादित किया जाता है। तो पंजाब में ये फसल कटाई पर संपादित होता है झूमर, और झूमर उड़ीसा में भी एक जनजात के द्वारा संपादित होता है। लेकिन घूमर की अगर हम बात करें तो घूमर ये राजस्थान में है, जो वहाँ की भील जनजात के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो घूमर और झूमर इन दोनों में अंतर आप कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, डिफरेंट है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए, अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक। उत्तर प्रदेश में एक नृत्य है जवारा, ठीक है, और एक नृत्य है दादरा। दो नृत्य हैं, ठीक। तो पहले हम दादरा की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जवारा की बात करेंगे। दादरा, नाम पे मत जाइएगा, नहीं तो दादरा नगर हवेली आप समझने लगोगे। दादरा नृत्य, ठीक है। कहा जाता है बच्चों ये जो दादरा नृत्य है ये यूपी के लखनऊ क्षेत्र में प्रचलित है। ये दादरा नृत्य जो है ये यूपी के लखनऊ क्षेत्र में क्या है, प्रचलित है, ठीक है। गर्मी बहुत है बच्चों इस समय। हाँ, मैं बात कर रहा था कि दादरा नृत्य तो ये लखनऊ में है बेसिकली, उत्तर प्रदेश के। लेकिन इसकी खासियत क्या है, देखिए ये मूल रूप से महिला का नृत्य है। ये इसमें महिला के द्वारा ये संपादित किया जाता है। इस नृत्य में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है जुगलबंदी, वो है जुगलबंदी, ठीक है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है वो है जुगलबंदी। और जुगलबंदी क्या होता है, जुगलबंदी जो है वो क्या है, ये नर्तकी यानी जो डांस कर रही है, नर्तकी एवं तबला वादक के बीच, तबला वादक के बीच, नर्तकी एवं तबला वादक के बीच प्रतिस्पर्धा है। नर्तकी एवं तबला वादक के बीच प्रतिस्पर्धा, नर्तकी एवं तबला वादक के बीच क्या है, प्रतिस्पर्धा है। उसी को क्या कहते हैं, जुगलबंदी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, जुगलबंदी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा नृत्य है जिसे आप कहते हैं जो जवारा, जवारा यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में है। देखिए दूसरा है जवारा, जवारा ये यूपी के बुंदेलखंड, ये यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में है। इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और ये फसल कटाई के अवसर पर होता है। ये
फसल कटाई के अवसर पर, फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। तो एक आपका जवारा हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, दादरा। ये दो नृत्य आपके उत्तर प्रदेश के हैं बच्चों, और भी हैं, उसकी भी बात अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से थोड़ा नीचे आओगे तो एक स्टेट है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक नृत्य है गौरमारिया, एक नृत्य है बच्चों गौरमारिया। देखिए, कहते हैं कि गौरमारिया ये नृत्य है कहाँ का, ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। ठीक है, गौरमारिया मतलब होता है भैंस की सींग। गौरमारिया का अर्थ होता है भैंस की सींग। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक जनजाति है जिसे आप कहते हैं मुरिया जनजाति। छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है मुरिया जनजाति, ठीक है। तो मुरिया जनजाति के द्वारा, मुरिया जनजाति के द्वारा ये नृत्य संपादित किया जाता है, और यह नृत्य जो है समूह में संपादित होता है, ठीक। और कहा जाता है कि इसमें भैंसों की जो ताल होती है, भैंसों के माने पता नहीं कैसे जो है, इसको अभी हम भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, तो इसमें कहा गया कि जो है जो जानवर भैंस होती है उसकी ताल को भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन अभी मैं खुद ही थोड़ा सा इसको डाउट में हूँ कि किस तरह से इसमें जानवर की ताल को शामिल किया गया है, यानी उसके लय को कैसे नृत्य में शामिल किया गया है। तो इस पर हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना ही नोट कर लीजिए कि गौरमारिया ये कहाँ का नृत्य बच्चों, ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है, ठीक है। पानी, अब देखिए, एक आप लोगों ने सुना होगा जो यूपी के क्षेत्र में प्रचलित है, उसको कहते हैं लोकगीत बिरहा। बिरहा एक लोकगीत है जो बहुत फेमस है, और ये हमारे क्षेत्र में प्रचलित है। और कहा जाता है कि बिरहा एक नृत्य भी है, एक तो लोकगीत है, एक जो है आपका ये नृत्य भी है। तो बिरहा नृत्य कहाँ का है, बिरहा नृत्य कहाँ का है, बिरहा नृत्य आपका बिहार का है बच्चों। बिरहा लोकगीत कहाँ का है, ये पूर्वांचल का हो सकता है, यूपी का है। लेकिन बिरहा नृत्य कहाँ का है, ये बिहार का है। तो बिहार में ये वहाँ की महिलाओं की द्वारा, यानी महिलाओं के द्वारा ये क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है। बिरहा नृत्य कहाँ का है, बिहार का, जहाँ महिलाओं के द्वारा ये संपादित किया जाता है। और बिरहा लोकगीत कहाँ का है, ये यूपी का है, ठीक है। आगे आइए, अगला है आपका पाइका। पाइका लोक नृत्य, चलिए पाइका, पाइका का शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध। पाइका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, युद्ध। और ये कहाँ प्रचलित है, ये उड़ीसा में है। पाइका लोक नृत्य कहाँ का है, ये उड़ीसा का लोक नृत्य है, ठीक है। पाइका लोक नृत्य उड़ीसा का है। क्योंकि पाइका का अर्थ होता है युद्ध, इसलिए इसे हम युद्ध नृत्य भी कहते हैं। इसका एक नाम क्या है, युद्ध नृत्य भी है। कहा जाता है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है शारीरिक गति। शारीरिक गति यानी इस नृत्य में जो शरीर की गति होती है नृत्य करते समय, वो बहुत तेजी से कन्वर्ट होती है, चेंज होती है। बात समझ रहे हैं, यानी इनके जो शरीर का जो मूवमेंट है, मूवमेंट वो बहुत तेज होता है। इसीलिए इसको एक नाम और दिया गया है, इसीलिए हम इसको मार्शल आर्ट भी कहते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मार्शल आर्ट कहते हैं बच्चों, ठीक है। मार्शल आर्ट कहते हैं, ठीक है। ठीक। और अब देखिए, अब अगला आपका एक छोटा सा नृत्य है
बागु रुकबा। देखिए नाम थोड़ा टफ है, क्या नाम बताया हमने, बागु रुकबा। बागु रुकबा ये कहाँ का है, ये असम का है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा इसको। बागु रुकबा, बागु रुकबा ये कहाँ प्रचलित है, ये असम में प्रचलित है, असम में प्रचलित है बच्चों। और असम में ये वहाँ की बोडो जनजाति के द्वारा संपादित होता है। किस जनजाति के द्वारा, बोडो जनजाति। बोडो जनजाति के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, ठीक है, ये वहाँ की बोडो जनजाति के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। और इस नृत्य का जो प्रतिपादन होता है, इस नृत्य का जो प्रतिपादन होता है बच्चों, वो प्रकृति और पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो प्रकृति एवं पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो वो है आपका बागु रुकमा। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये प्रकृति और पर्यावरण से, प्रकृति एवं पर्यावरण से जुड़ा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि प्रकृति एवं पर्यावरण से यह नृत्य क्या है, जुड़ा हुआ है, बागु रुकमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े हम, आप लोग नोट करते चलिए फटाफट। अब देखिए कहा जाता है बिहू। बिहू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है। बिहू कहाँ का नृत्य है, असम का, ठीक है। बिहू में जो सबसे खास बात होती है, बिहू भी फसल कटाई पर संपादित किया जाता है, असम का नृत्य है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये है वहाँ की पोशाक। जो स्त्री इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ये असम का लोक नृत्य है, ये असम का लोक नृत्य है बच्चों। और इसमें जो सबसे बड़ी खास बात है, खास बात इसमें यह है कि इसमें मेल और फीमेल, पुरुष एवं महिला दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और ये फसल कटाई के अवसर पर, फसल कटाई पर संपादित होता है। इसमें पोशाक जो है, पोशाक माने वस्त्र, पोशाक बेहद रंगीन होती है। पोशाक क्या होती है, बेहद रंगीन होती है, ठीक है। तो पोशाक कैसी होती है, बेहद रंगीन होती है, ठीक है। ये आपके बिहू असम, ठीक है, ये असम के बारे में चर्चा हुई। अब देखिए यहाँ पर एक नृत्य आपका है, कहा जाता है कि जस्ट बगल में स्टेट है जिसको कहते हैं छांगटा। छांगटा नृत्य ये युद्ध नृत्य है, ये मणिपुर का नृत्य है, ठीक है, उसको भी नोट कर लीजिएगा, छांगटा। छांगटा नृत्य यह आपके मणिपुर का है। और इसे भी हम क्या कहते हैं, इसे भी युद्ध नृत्य कहते हैं। इसे भी क्या कहा जाता है, युद्ध नृत्य, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये छांगटा कहाँ का है, मणिपुर का है, ठीक। अब इसके बाद जैसे और छोटे छोटे नृत्य हैं जो दक्षिण पूर्वी एशिया में हैं, जैसे आपके सिक्किम में एक नृत्य है जिसको कहते हैं सिग्घी छम, ठीक है। सिग्घी छम ये आपके सिक्किम का नृत्य है, थोड़ा सा विशेष है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। सिग्घी छम ये कहाँ का नृत्य है, ये सिक्किम का है बच्चों, ये नृत्य सिक्किम का है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है इस नृत्य में बर्फ का शेर बनाते हैं। इसमें बर्फ का शेर, बर्फ के शेर की अनुकृति बनाई जाती है, ठीक। और जो वस्त्र होता है, ठीक है, वस्त्र कैसे होते हैं, रोएदार। वस्त्र कैसे होते हैं, रोएदार। जैसे कभी कभी आप ठंडी के मौसम में
कुछ ऐसे वस्त्र आप पाते हैं जो रोएदार होते हैं, जैसे बालों से बने होते हैं। उस तरह के वस्त्रों या परिधानों का उपयोग जो है सिद्धि छम नामक नृत्य में किया जाता है, जिसका प्रचलन कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक, इसमें जो है बर्फ के शेर बनाने की एक परंपरा है। ठीक, और वस्त्र इनके कैसे होते हैं? रोएदार होते हैं। ठीक है, ये तीनों आप लोग नोट कर लो बच्चों। ठीक है, चलिए, क्लियर हो रहा है राम जी, अजय प्रजापति जी, क्लियर हो रहा बच्चों? आप अपनी ये संख्या 50 के ऊपर भी रख सकते हैं आप लोग जो है, ठीक है, और कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है आप कर सकते हैं 50 के ऊपर। आप लोग ट्राई करिए, कम से कम 50 के ऊपर संख्या होनी चाहिए, बेहद कम संख्या आपकी जो है। राम जी, मुकेश जी, चलिए आगे बढ़ें। आइए अब हम बात करते हैं कुम्मी। कुम्मी एक लोक नृत्य है जो कहाँ का है? ये कुम्मी लोक नृत्य तमिलनाडु, दक्षिण भारत में प्रचलित है। केरल का भी कुछ भौगोलिक क्षेत्र है जो इसमें प्रचलित माना जाता है या इसमें शामिल है। ठीक है, कहा जाता है कि जो कुम्मी लोक नृत्य है ये वहाँ पर एक उत्सव होता है जो फसल कटाई पर मनाया जाता है, जिसे पोंगल कहते हैं। कुम्मी कुम्मी लोक नृत्य, कुम्मी लोक नृत्य, इसका प्रचलन कहाँ पे है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में है और आपके केरल में, तमिलनाडु और केरल में ये प्रचलित है। ठीक है, कहा जाता है इन क्षेत्रों में एक उत्सव आता है जिसे कहते हैं पोंगल उत्सव। पोंगल उत्सव जो है, ये पोंगल उत्सव बच्चों ये फसल कटाई पर मनाया जाता है। ठीक है, फसल कटाई पर ये उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है कि जिस समय पोंगल उत्सव होता है उसी समय इस लोक नृत्य का प्रतिपादन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? महिलाओं के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो इस नृत्य का जो संबंध है वो किसी स्पेशल जो है एक उत्सव से जुड़ा हुआ है और वह उत्सव है क्या? पोंगल। ठीक है, हाँ, एक चीज और ध्यान देना, इस नृत्य में संगीत इन्वॉल्व होती है। कहा जाता है कि संगीत पर जो है यहाँ पर क्या होता है कि एक संगीत, एक क्षेत्रीय संगीत पर लयबद्ध नृत्य किया जाता है। लयबद्ध नृत्य का प्रतिपादन किया जाता है। तो ये ध्यान रखना जो है ये कुम्मी लोक नृत्य है जो पोंगल उत्सव से क्या है? जुड़ा हुआ। पोंगल उत्सव जो है आपकी फसल कटाई से जुड़ा हुआ है। अच्छा, केरल में ही कुम्मी की तरह एक और लोक नृत्य है जिसे कहते हैं इसका नाम ही इतना टिपिकल है, उसका नाम है मईलट्टम। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, मईलट्टम। ये भी आपके तमिलनाडु और केरल में ही प्रचलित है। ये लोक नृत्य भी बच्चों तमिलनाडु और केरल में प्रचलित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विशेषता, थोड़ा सा अलग है। कहा जाता है इसमें जो है युवतियाँ, जो युवा लड़कियाँ होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी खास बात होती है कि जो युवतियाँ पार्टिसिपेट करती हैं उनके जो बाल होते हैं वो रंगीन होते हैं। रंगीन माने बालों को कई रंगों से रंग लिया जाता है। जैसे आजकल बहुत सारे मॉडर्न ज़माना चला है, आप लोग देखे होंगे कि स्त्रियां जो नेचुरल बाल है उसको रंगीन कर लेती हैं, या पुरुष भी करते हैं अब तो। ठीक है, अब तो कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट है। ठीक है, तो केरल में इस नृत्य में जो है जो लड़कियां होती हैं वो अपने बालों को कई रंगों से क्या करती हैं? रंग लेती हैं। और चेहरे पर उनके पंख लगे होते हैं, नाक पर चोंच टाइप का बना होता है, जैसे सुग्गा का बना होता है। यानी कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि एक आर्टिफिशियल चरित्र जो है इस नृत्य में दिखाया जाता है। ठीक, तो ये परंपरा आपको दिखती है। मईलट्टम नृत्य है। ठीक है, ये भी प्रचलित कहाँ पर है? आपके केरल में।
अच्छा, केरल से थोड़ा सा ऊपर आइए, सॉरी तमिलनाडु से थोड़ा ऊपर आएंगे बच्चों तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में एक नृत्य है बुट्टा बोम्बाल। आंध्र प्रदेश में एक नृत्य है बुट्टा बोम्बाल। ये कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। बुट्टा बोम्बाल ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक, 3 नृत्यों की हमने बात किया। एक और आप याद कर लीजिए केरल के, विशेषली अब दक्षिण भारत में घुसे हैं तो दक्षिण भारत को एक साथ समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, केरल में एक और नृत्य है कैकोटिकल। नाम लिखना ही बहुत टिपिकल हो जाता है। कैकोटिकल ये कहाँ का नृत्य है? केरल का है। इसमें क्या खास बात है? कैकोटिकल ये भी महिलाओं के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। ठीक है, ये ओणम का त्योहार होता है केरल में, आपको याद होगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसकी चर्चा किया। ओणम का त्योहार होता है केरल में बच्चों। ओणम के त्योहार पर इस नृत्य को संपादित किया जाता है, इसलिए हमने इसको ध्यान में रखा। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप लोग जोड़कर देखिएगा। ओणम जो एक पर्व है, ओणम भी फसल कटाई से जुड़ा हुआ पर्व है जो केरल में प्रचलित होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ओणम कहाँ प्रचलित है, तो ओणम केरल में दिखता है। ठीक है, और कैकोटिकल ये नृत्य है जो ओणम से क्या है, जुड़ा हुआ है। यहीं पर एक और नृत्य है केरल में ही, पढ़यनी ये मंदिरों से जुड़ा हुआ नृत्य है। मंदिरों में जो युद्ध कला सिखाई जाती थी उससे जुड़ा हुआ है पढ़यनी नृत्य। पढ़यनी नृत्य ये कहा जाता है कि ये मंदिरों से जुड़ा हुआ है, मंदिर से जुड़ा है। और इसमें क्या होता था कि यहाँ पर युद्ध नृत्य प्रतिपादित किया जाता था, या सॉरी युद्ध सिखाया जाता था। इस नृत्य के द्वारा युद्ध का प्रतिपादन किया जाता था। ठीक है, इसलिए हम इसको युद्ध नृत्य भी कहते हैं। पढ़यनी ये भी कहाँ पर है? केरल में है बच्चों, पढ़यनी नृत्य। यहीं पर एक है और है चकयार कूथू ये भी जो है आपके केरल का ही है। ठीक है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, चकयार कूथू। ठीक है, इतना पर्याप्त है। ये भी आपके कहाँ का है? केरल का है। चकयार कूथू ये भी कहाँ का है? केरल का। तो कैकोटिकल, पढ़यानी और चकयार कूथू ये तीनों कहाँ के हैं? केरल के। यानी दो तो कैकोटिकल, चकयार कूथू ये नाम थोड़ा सा टिपिकल तो हैं, लेकिन अगर आप ध्यान में बैठाने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ के हैं? केरल के हैं। कहा जाता है कि जो लास्ट चकयार कूथू नृत्य हमने जो आपको बताया, इसमें कलाकार स्वयं को क्या करता है? स्वयं को सर्प की तरह जो है प्रस्तुत करता है। जैसे सर्प होता है ना, सर्प, ठीक उस तरह से अपने आप को प्रस्तुतिकरण देता है। ठीक है, तो अभी ज़्यादा यहाँ पर गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे लगता है पर्याप्त है। अच्छा, कुछ और नृत्य हैं जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, जैसे हमने बात किया कि एक कर्मा नृत्य है। ठीक है, कर्मा नृत्य की जब हम बात करेंगे तो कर्मा को 2 अर्थों में देखेंगे। कर्मा आपका एक लोकगीत भी है और कर्मा आपका नृत्य भी है। कर्मा नृत्य ये पूर्वी भारत में प्रचलित है। अगर नृत्य की बात करें तो ये पूर्वी भारत में है। और अगर कर्मा लोकगीत की बात करें, यानी अगर आप लोकगीत की बात करेंगे, ठीक है, तो ये यूपी के मिर्ज़ापुर क्षेत्र में है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में है यूपी के। ठीक है, कर्मा मतलब ये यूपी में प्रचलित एक लोकगीत है। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक, चूँकि यहाँ पर जोड़कर दोनों को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कहा जाता है कि पूर्वी भारत में अगर स्पेशली बात की जाए कहाँ पर, तो स्पेशली कहेंगे आप छोटा नागपुर में। स्पेशली कहाँ पर? छोटा नागपुर में।
स्पेशली छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित है। यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उन जनजातियों के द्वारा ये प्रतिपादित किया जाता है। ठीक, ये आदिवासियों का एक त्यौहार माना जाता है कर्मा। कर्मा जो नृत्य है वो छोटा नागपुर जनजाति में, अब यहाँ चूँकि बहुत सारी जनजातियाँ हैं, ठीक, तो वहाँ पर ये जो है एक क्या है, एक त्यौहार है और त्यौहार के पर्व पर इसको क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक, तो सीधी सी बात है, कर्मा नृत्य कहाँ का है, पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में भी विशेष तौर पर कहाँ का, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर माने झारखंड का क्षेत्र। ठीक, अब देखिए एक नागपुर तो आपका अलग है जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, वो उसकी बात नहीं हो रही बच्चों। कहते हैं कि एक नृत्य है फुगली। फुगली नृत्य क्या है, फुगली नृत्य जो है ये महाराष्ट्र और गोवा में प्रचलित है। फुगली नृत्य, फुगली, फुगली ये आपके गोवा, स्पेशली गोवा और गोवा के बाद महाराष्ट्र, और ये महिलाओं के द्वारा संपादित है। किसके द्वारा, महिलाओं द्वारा। ये किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा, फुगली नृत्य। ठीक, बसंत के महीने में, बारिश के महीने में ये प्रतिपादित होता है फुगली नृत्य। ठीक है, और यहाँ पर जो है स्त्री महिलाओं द्वारा ये संपादित किया जाता है। ठीक, ये आपका एक नृत्य है जो कभी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना बच्चों। और सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य आपको हम बता दें जो पूछा गया है, जो आपके राजस्थान में बेहद प्रचलित है, वो है तेरा ताली। तेरा ताली जो है, जो नृत्य है, ये मेल फीमेल दोनों द्वारा संपादित किया जाता है राजस्थान क्षेत्र में। इसमें एक झांझर, एक वाद्यंत्र होता है झांझर, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, आप उसको बजाएंगे। ठीक है, झांझर कहते हैं, आप उस पर मोबाइल गूगल पे जाके देख सकते हैं। कहा जाता है कि शरीर में चारों तरफ झांझर बंधे होते हैं तेरा ताली नृत्य में, क्योंकि जब वो डांस करता है, जब नृत्य किया जाता है, तो उसमें साथ साथ झांझर भी क्या होता है, बजता है। और झांझर की जो लय होती है, जो ताल होता है, उसी लय ताल पर वह नृत्य भी करता है। तो झांझर को शरीर में बांधकर उस वाद्यंत्र की ताल पर जो नृत्य संपादित किया जाता है उसे तेरा ताली, तेरा ताली, तेरा ताली नृत्य कहा जाता है, जो कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, तेरा ताली। ठीक, तेरा ताली ये कहाँ पर है, ठीक, राजस्थान में। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है, हमने लगभग ये लोक नृत्य आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, लोक नृत्य आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम देखेंगे, देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आज एक क्लास हम लेंगे आपके सब्सक्रिप्शन पर, अभी कुछ देर बाद जो है वो स्टार्ट करूँगा मैं, जिसमें आपके सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन क्लियर करूँगा। ठीक है, और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इस समय क्यों आपको एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्लासें चलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, मुकेश जी, राम जी, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो सब्सक्रिप्शन ले चुके हों। देखिए बच्चों, अगर आप लोग सीरियस हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम बातें करेंगे कि आपको क्यों जुड़ना चाहिए हमसे। ठीक है, हमारी और आपकी एक दूसरे की ज़रूरतें क्यों हैं। ठीक है, हाँ आज ही होगी। ठीक है, वो आपको लिंक चला जाएगा। ठीक बेटा, चलिए, थैंक यू, गुड आफ्टरनून, फिर से सबको बहुत सारा प्यार।